नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग। पहले समझेंगे कि ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले वाले पॉइंट में वर्मी कंपोस्टिंग का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगा। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब, पहले मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, द मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब हुआ कंपोस्ट को बनाना। अब सवाल है कि सर ये कंपोस्ट क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, पहले कंपोस्ट का मतलब हुआ, आप क्या करो, जो कचरा सड़ सकता है, गल सकता है, उसको जमीन में पहले गाड़ दो। ठीक है, जमीन में गाड़ने के बाद 3-4 महीने उसको आराम से छोड़ दो वैसे ही। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो बन चुका होगा एक खाद, यानी कि मैन्योर। तो ये जो प्रोसेस हमारा कहलाया पूरा का पूरा, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? नहीं, पहले कंपोस्टिंग। समझ में आ रही है बात? फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ऐसा कचरा लो, ऐसा कचरा मतलब जैसे घर का सब्जी का छिलका, फल का छिलका, पेड़ का टहनी, पत्ता, ये सब लो, उसको जमीन के नीचे गाड़ दो। गाड़ देने के बाद 3-4 महीने उसको चुपचाप छोड़ दो। छोड़ देने के बाद आप 3-4 महीने के बाद जब उसको खोदोगे तो पता चलेगा कि जो चीज़ हमने जमीन के नीचे गाड़ा था वो किसका रूप ले चुका है, एक खाद का रूप ले चुका है, और उस खाद को हम लोग बोलते हैं मैन्योर। समझ आ रही है बात? और ये जो आपने सारा काम किया, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं क्या? कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? कंपोस्टिंग बोलेंगे। लेकिन यदि आप उस जमीन के नीचे जो आपने कचरा डाला है, यदि उसमें आप कुछ रेड वॉर्म भी डाल देते हैं, रेड वॉर्म मतलब वो केचुआ जो बरसात के समय में निकलता है ना, लंबा लंबा, यदि वो डाल देते हैं तो अब ये हमारा कंपोस्टिंग ना कहला के आप क्या कहलाएगा? वर्मी कंपोस्टिंग। दोनों में डिफरेंस है, बता रहे हैं भाई, पहले सुनो तो। एक ही बार में कैसे सबको जान लोगे? लाइन बाय लाइन चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला बात इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि जमीन के नीचे आप केवल वैसे कचरे डाल देते हो जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, एग्जाम्पल घर का छिलका, जैसे सब्जी का छिलका, आलू का छिलका, पेड़ का टहनी, पेड़ का पत्ता, ये सब यदि हम लोग जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और उसको 3-4 महीने छोड़ देते हैं, तो 3-4 महीने के बाद जब आप उसको निकालोगे तो वो बन चुका होगा खाद, यानी कि मैन्योर। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा कंपोस्टिंग। लेकिन यदि अपने कचरे के साथ आप कुछ रेड वॉर्म भी डाल देते हो उसके साथ, मतलब कि केचुआ डाल देते हो, तो ये हमारा कहला जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। अब सवाल ये है कि सर ये रेड वॉर्म क्या करता है कचरे के साथ? सब पता चलेगा। एक्चुअली ये रेड वॉर्म कचरे को सड़ने में, गलने में, उसको खाद के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन? रेड वॉर्म। समझ में आया अब? मतलब यदि आप कचरे के साथ रेड वॉर्म डाल देते हैं और उसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, 3-4 महीने के बाद आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा मिट्टी का रूप ले चुका होगा। वो एक्चुअली मिट्टी नहीं है, अब वो आपका एक खाद है। समझ में आ रही है बात? तो अब सवाल है कि सर वो कचरे के साथ ये रेड वॉर्म क्या कर रहा है? रेड वॉर्म एक्चुअली आपके कचरे को बहुत तेजी से, फास्ट तरीके से खाद के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। कचरे को ब्रेक करने का काम रेड वॉर्म करता है। आगे, रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेड वॉर्म के पास किसी प्रकार का दांत नहीं होता है। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जब दांत है ही नहीं तो कचरे को वो ब्रेक कैसे कर रहा है? इसका भी जवाब मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा इसमें कि रेड वॉर्म के पास किसी प्रकार का कोई दांत नहीं होता है। आगे, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड जिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब इसके बॉडी का एक स्ट्रक्चर, आप जैसे बरसात के समय में देखोगे ना, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब होता है ना? उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जिजार्ड। और उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ही इसके बॉडी का फूड को मिक्स करने में मदद करता है, मतलब कचरे को ब्रेक करने में मदद करता है उसका बॉडी। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कचरे के साथ यदि रेड वॉर्म को डाल देते हो तो रेड वॉर्म आपके कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। क्या दांत से? नहीं, उसके पास तो दांत होता ही नहीं है, वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से, मतलब बॉडी का जो उसका बनावट है, जो डिजाइन है, उसके वजह से ये कचरे को ब्रेक कर देता है। और ब्रेक इतना छोटा कर देता है कि वो पूरा मिट्टी का रूप ले लेता है। और वो क्या, वो एक्चुअली मिट्टी है? नहीं, वो एक्चुअली आपका एक खाद का काम करता है, मैन्योर का काम करता है। आगे,
पाउडर्ड एग सेल्स और सी सेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग द फूड। अब यदि आप अपने कचरे के साथ यदि एग सेल का मतलब अंडा का जो छिलका होता है, यदि उसका पाउडर बना दिया जाए, मतलब अंडा का जो छिलका होता है जो हम लोग अंडा खाते हैं जनरली मार्केट में, तो वो अंडे का छिलका जो होता है उसका यदि पाउडर बना के उस कचरे के ऊपर छिड़क दिया जाए, फिर उसको मिट्टी से ढक दिया जाए, उसके बाद तो हमारा प्रोसेस मैन्योर बनने का और फास्ट हो जाएगा। पहला बात, आपने कचरे के साथ क्या डाला? रेड वर्म डाला। उसके बाद आपने और एक स्पेशल चीज इसके ऊपर से डाल दिया, अंडे का छिलके को पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके, तो वो आपके वेस्ट मटेरियल को और जल्दी से ब्रेक करने में मदद करेगा। मतलब रेड वर्म उसको और तेजी से ब्रेक करेगा और अपने भोजन को वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेगा। भोजन को मिक्स करने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से वेस्ट मटेरियल को, मतलब जो कचरा है उसको मिक्स कर देगा वो अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे। A red worm can eat food equal to its own weight in a day। सोचो कितना ये विचित्र बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेड वर्म एक दिन में उतना खाना खा सकता है जितना उसका खुद का वेट होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, यदि आपका वेट 40 kg है तो आप 40 kg खाना खा सकते हो एक दिन में? नहीं खा सकते हो। लेकिन एक अर्थ वर्म का जितना वेट होता है वो उतना एक दिन में भोजन भी खा सकता है। सोचो, बहुत विचित्र वाली बात है ना, लेकिन ये इतना इसका कैपेसिटी होता है और उतना वो खा भी लेता है। आगे, रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग। रेड वर्म यानी कि वो केचवा जो कि बरसात में आपको दिखता है, ये रेड वर्म ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म वाले जगह में रह सकता है। मतलब इसको फिर कैसा माहौल चाहिए? बीच वाला, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वो जगह ठंडा होना चाहिए, थोड़ा बहुत दोनों का मिक्स रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब ये हुआ कि यदि ज़्यादा ठंडा वाला जगह में है तो ये वहाँ पे मर जाएगा, या फिर ज़्यादा गर्मी वाले जगह में भी है तो ये फिर भी मर जाएगा। तो इसको जो माहौल चाहिए रहने के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, मॉडरेट चाहिए। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। मॉइस्चर का मतलब हुआ इसके आजू बाजू यदि नमी बना रहे, नमी मतलब पानी का मात्रा यदि थोड़ा बहुत रहे तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा ये कहाँ रहता है पता आपको? मिट्टी में। क्यों मिट्टी में रहता है बताओ? अच्छा, क्या आपने कभी सूखे मिट्टी में देखा है कि अर्थवर्म को, सॉरी रेड वर्म को? क्या आपने कभी भी सूखे मिट्टी में देखा है रेड वर्म को? नहीं, हमेशा आपने गीला मिट्टी में देखा होगा। क्यों? क्योंकि गीले मिट्टी के पास क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मतलब पानी का मात्रा होता है उसके पास, नमी होता है, वो हल्का ठंडा भी होता है। क्या बहुत ठंडा होता है? नहीं, नॉर्मल ठंडा होता है। तो इतना ठंडा जो कि जो कि रेड वर्म के लिए ठीक होता है। तो रेड वर्म जनरली वहां पे आपको ज्यादातर पाया जाएगा जहां पे ना ही ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्म हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो वहां का। ठीक है, और अक्सर ये गीले मिट्टी में पाया जाता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठीक रहता है, इसको जीने के लिए वहां का माहौल ठीक सूट करता है, इसीलिए अधिकतर गीला मिट्टी में दिखता है। ठीक है, चलिए टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक और कर लेते हैं हम लोग, जो जिसमें एक ही पॉइंट है बस, उसके बाद हमारा ये अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, क्या लिखा हुआ है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मेक्स यूज ऑफ सेल्यूलोज ओवर एंड ओवर अगेन, uses less water and less electricity, saves trees from being cut down and causes less pollution। पहली बात तो आप ये समझो कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होता क्या है। देखो, कई बार क्या, हर साल हम लोग जब क्लास पास करते हैं तो बहुत सारे हमारे कॉपी जो है वो भर चुका होता है ना। फिर उस कॉपी को हम लोग कबाड़ी में बेच देते हैं, और सवाल है कि वो कबाड़ी वाला उस कॉपी के साथ क्या करता है? ऑलरेडी वो कॉपी भरा हुआ होता है। मतलब हम लोगों का जब कोई कॉपी किताब हमारे काम का नहीं रहता तो हम लोग उसको कबाड़ी में बेच देते हैं, है कि नहीं? कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं। वो कबाड़ी वाले बेच देता है फिर फैक्ट्री वाले को। वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, हमारे सारे कॉपी किताब को पिघला के, गला के दोबारा पेपर के रूप में उसको तैयार करते हैं दोबारा, और दोबारा उसी पेपर को जो हमने बेच दिया था उसी पेपर को दोबारा गला के, पूरा पिघला के, पूरा दोबारा फिर नया पेपर बनता है।
फिर वही पेपर बन के मार्केट में आता है, दोबारा हम लोग उसको खरीदते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बेचते हैं। समझ आ रही है बात? इससे क्या होता है पता है? सबसे पहली बात, आपने पेपर का रिसाइकल किया तो पहला बात आपने पेड़ को कटने से बचाया। बताओ, क्योंकि पेड़ से ही ना हमारा पेपर बनता है। तो आप यदि पेपर को रिसाइकल कर रहे हैं, मतलब कि पेपर को यदि आप सड़ा के गला के दोबारा पेपर बना दे रहे हैं बिना पेड़ काटे, फैक्ट्री में सब काम आप कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पेड़ को कटने से बचाया, पहला बात। दूसरा बात, यदि पेड़ को काट के पेपर बनाया जाता तो पानी भी लगता, पानी भी आपने बचाया, बिजली भी बचाया आपने, है कि नहीं? तो इतना सब चीज हम लोग बचा रहे हैं। साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होने दिया उतना ज़्यादा। तो जब हम लोग पेपर को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल का सिंपल सा मतलब हुआ, जो पेपर हमने कबाड़ी में बेच दिया वही पेपर दोबारा गला के फैक्ट्री में दोबारा उससे पेपर बनाया जाता है। और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला बात तो पानी का इस्तेमाल कम होता है, दूसरा बात बिजली का इस्तेमाल कम होता है, हमारे पेड़ कम कटते हैं, और सबसे बड़ी बात पोल्यूशन बहुत कम होता है। क्योंकि यदि आप पेपर बनाने के लिए आप पेड़ को काटोगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका भुगतना तो हम ही लोग को पड़ेगा। लेकिन आपने क्या पेड़ काटा? नहीं, आपने तो रिसाइकल कर दिया पेपर को। जो पेपर बेकार था दोबारा उसको गला के दोबारा हमने बना दिया पेपर, तो पेड़ कटने से बच गया, हमारा बिजली बर्बाद होने से बच गया, पानी बर्बाद होने से बच गया, हमारा पोल्यूशन भी नहीं हुआ। तो बहुत कुछ हम लोगों ने बचा लिया। यही था हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स, बून और कर्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।